हमें सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है और हम 10 से 15 साल के अंदर ही अखंड भारत बना देंगे। अखंड भारत का जो सपना था वो कहीं ना कहीं से एक यहीं से अधूरा होना शुरू हो गया था। सबसे बड़ी चुनौती यही है जो कभी अखंड भारत बनने नहीं देगी। ये तो उसके विरोध में अगर कोई निकल कर आता तो वो पहला हिंदू ही होगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आरएसएस से जुड़े एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो काफी वर्षों से चर्चा में है और वो है आरएसएस का अखंड भारत का सपना। आखिर आरएसएस का अखंड भारत का सपना क्या है, वो इसके लिए क्या काम कर रहे हैं और उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, क्या ये सपना कभी पूरा हो पाएगा। इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर आरएसएस के अकॉर्डिंग अखंड भारत का मतलब है क्या, वो अखंड भारत मानते किसको है। आरएसएस के अनुसार अखंड भारत में उन हिस्सों को शामिल किया जाता है जो एक समय पर कभी भारत का हिस्सा थे। तो आरएसएस मानता है कि भारत एक सिर्फ भौगोलिक इकाई नहीं है, ये एक सांस्कृतिक इकाई है, क्योंकि यहाँ पर पहले के समय में इतनी सारी जो हमारी हिंदू सभ्यता थी, हमारी पुरानी जो हिंदू संस्कृति थी वो थी और इतने सारे जो देश अलग हो गए हमसे, वो एक समय पर हमारे पूरे अखंड भारत का ही हिस्सा थे और अलग हुए इन देशों को दोबारा से भारत में जोड़ना ही अखंड भारत बनाना है। अगर आपको नहीं पता कि जो हमारा अखंड भारत है उसमें कौन कौन से देश थे लाइक जो अलग हो गए हैं, ठीक है, जो एक किसी न किसी कारण विभाजित हो गए हैं, वो कौन से देश थे तो मैं उनको बताता हूँ, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, तिब्बत और श्रीलंका, नेपाल, ये सभी देश शामिल हैं जो एक समय पर हमारे भारत का ही हिस्सा थे। आज से 2 साल पहले आरएसएस के प्रमुख सर संघचालक मोहन भागवत जी ने ऋषिकेश में एक सभा में कहा था कि हमें सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है और हम 10 से 15 साल के अंदर ही अखंड भारत बना देंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो 2 साल पहले की बात है, अब इस बात का क्या लेना देना। तो मैं आपको बता दूं कि भले इस बात को 2 साल हो गए हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में आज भी ये बात गूंजती है कि क्या आरएसएस इस पर काम कर रहा है और कब तक ये पॉसिबल है कि वो अखंड भारत बना पाएंगे और क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, क्या वो ऐसा कभी कर भी पाएंगे। तो दोस्तों, आरएसएस जो है भारत की संस्कृति और पूरी जो हमारा समाज है उनको एकजुट करने के लिए आज से नहीं, जब से उसका क्रिएशन हुआ था 1925 से, जब ही से वो इसका प्रयास कर रहा है, वो संस्कृति को बचाने का, हिंदुत्व को बढ़ाने का और लोगों को एकजुट करने का प्रयास करता रहा है। वो 1925 से ही कर रहा है, लेकिन बीच में एक ऐसा भी पॉइंट आया है जहां से हमारा अखंड भारत, जो हम एक बात करते हैं अखंड भारत बनाने की, तो वहां से एक काफी ज्यादा निराशजनक घटना हुई है और वो है भारत का विभाजन। क्योंकि भारत का विभाजन होने के कारण हमारा जो देश है वो और टुकड़ों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान, जिधर बांग्लादेश भी बाद में बना। भारत का विभाजन एक ऐसे समय में हुआ जब आरएसएस एक इतना ज्यादा प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहा था। माना कि उसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उस समय इतना ज्यादा श्रम नहीं था। तो जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ तो वो इसको भारतीय इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय मानते हैं। उनके अनुसार ये सबसे काला दिन था जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, क्योंकि वो अखंड भारत बनाने से काफी ज्यादा दूर चले गए। 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन से सिर्फ भारत की जियोग्राफी ही नहीं बदली थी, साथ ही भारत की जो संस्कृति थी, जो 2 धर्म के लोग एक साथ रहते थे, उनके बीच एक दरार पैदा हो गई थी। क्योंकि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने वो मुस्लिम बहुल देश बने, वहां पे मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा हुई और जैसे जैसे समय बदला, आज के समय में अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल भी सही नहीं है। आतंकी हमले से लेकर के सीमा पर जो भी वाद विवाद चलते रहते हैं, उन सब के कारण अखंड भारत का जो सपना था वो कहीं न कहीं से एक यहीं से अधूरा होना शुरू हो गया था। वो था समय
भारत और पाकिस्तान का विभाजन का। अब आरएसएस का जो अखंड भारत का सपना है वो बस यही है कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो एक टाइम पे देश अलग हुए हैं वो एक टाइम पर भारत के ही पार्ट थे, ठीक है, वो सारे अखंड भारत ही थे। तो उनको दोबारा से सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से फिर से इन सभी देशों को भारत के अंदर जोड़ा जाए और एक अखंड भारत दोबारा से बनाया जाए। यही एक मोटिव है आरएसएस का। तो अभी तक तो हमने बात कर लिया कि जो शुरुआत में क्या एक पॉइंट आया जहां से आरएसएस ने माना कि यहाँ से अखंड भारत बनाना काफी मुश्किल होगा उनके लिए, तो वो था भारत का विभाजन। अब समझते हैं कि आगे अब इनका प्लान क्या है, अब इनका आगे क्या इनकी रणनीति है, कैसे ये अब बनाना चाहते हैं अखंड भारत। तो अब हम इसको समझते हैं। तो आरएसएस ने अखंड भारत बनाने के लिए तीन नीतियों को अपनाया है। उनके सिर्फ 3 प्लान हैं, ठीक है, और वो इन्हीं पर कार्य कर रहे हैं। तो आरएसएस का जो सबसे पहला प्लान है वो है लोगों को जागरूक करना, उनको अखंड भारत के बारे में बताना। ऐसा नहीं कि ये सारी बातें जो है सिर्फ इंडियंस को बताई जाएंगी, ये जो दूसरे देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो भी हमारे देश हैं जो एक अखंड भारत का हमारा हिस्सा थे, वहाँ के सभी नागरिकों को ये बात बताई जाए कि आखिर अखंड भारत है क्या। उनको इसके बारे में बताना, उनके अंदर अखंड भारत के लिए एक भावना जागृत करना, ये उनका जो सबसे बेसिक प्लान है वो यही है कि लोगों को अखंड भारत के बारे में पता हो, इसका मोटिव क्या है ये बताना। तो अब दूसरा जो प्लान है वो है सीधा वो प्लान नहीं है, एक मोटिव है, ठीक है, एक मोटिव है कि हम लड़ाई करके अखंड भारत नहीं बनाएंगे, हम नॉर्मल एक वाद विवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है, उसके अनुसार सामने वाले को समझाकर फिर हम अखंड भारत बनाएंगे। हमें कोई लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, हम संघर्ष नहीं करेंगे कि लड़कर हम संघर्ष करें, हमें सीधा बातचीत करना है, हम सामने वाले को समझाएंगे कि अखंड भारत है क्या। और यही है आरएसएस का दूसरा प्लान कि लड़ाई नहीं करनी है, बातचीत से सारा मसला हल करना है और अखंड भारत बनाना है। जो तीसरा और आखिरी जो प्लान है वो है लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत करना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से या भारत से हो या किसी भी देश से हो, लोगों के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जागृत होनी चाहिए और वो होनी चाहिए अखंड भारत के लिए। लोगों को इसके बारे में बताओ, अखंड भारत के बारे में समझाओ, अखंड भारत का उद्देश्य क्या है, और उनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करो, जिससे कि लोग अपनी जो हमारी पुरानी जो संस्कृति है उसको दोबारा से लोग समझें और उसको दोबारा से जागृत करें। तो ये थे कुछ आरएसएस के बेसिक प्लान जिस पे वो काफी टाइम से काम कर रहे हैं और आगे भी उनका कुछ ऐसा ही चलने वाला है। अब हम बात करते हैं आरएसएस की चुनौतियों के बारे में, क्योंकि अखंड भारत बनाने में काफी ज्यादा चुनौतियां हैं, तो इन चुनौतियों को हम समझते हैं। अखंड भारत बनाने में आरएसएस के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी चुनौती है कि लोग इस पर बात तो करते हैं, लेकिन जब इस पे बात होती है तो अखंड भारत एक राजनीतिक रूप ले लेता है। लेकिन ये राजनीतिक रूप नहीं है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अखंड भारत एक सांस्कृतिक विषय है। लेकिन जब इस पर बात होती है तो इस पर पॉलिटिक्स होती है, लोग इसका विरोध करते हैं, इवन हिंदू ही इसका विरोध करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो राजनीतिक फायदे के लिए पॉलिटिक्स करती ही करती हैं, जो हिंदू हैं वो भी इसके खिलाफ आ जाते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, वो इसका विरोध करते हैं। तो उनका समझ में आता है उनकी जो संस्कृति है वो अब बदल चुकी है, क्योंकि काफी टाइम हो गया, अब धीरे धीरे उनकी संस्कृति बदल चुकी है। लेकिन देश के अंदर भी इस पर पॉलिटिक्स होती है और लोग भी इसके खिलाफ आ जाते हैं। कुछ पार्टियों को छोड़ के, बीजेपी जैसी कुछ पार्टियों को छोड़कर बाकी अन्य पार्टियां भी इसके खिलाफ में बोलने लगती हैं। तो ये आरएसएस के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। पॉलिटिकल पार्टीज और जो हमारे देश के कुछ लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं। उसके साथ ही साथ अगर सबसे बड़ा अगर रीजन देखा जाए, सबसे बड़ी जो चुनौती है आरएसएस के सामने वो है दूसरे देश, ठीक है, जो अभी मैंने बोला कि जो दूसरे देश हैं, ठीक है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, तिब्बत है और अफगानिस्तान, ऐसे देशों में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिमों की है, ठीक है। अब उनकी संस्कृति इतने समय से पूरी बदल चुकी है, वो अब अलग तरीके से रह रहे हैं, हर चीज बदल चुका है। माना कि एक टाइम पर वो हमारे देश का हिस्सा है,
तो ये बात भी आरएसएस देखता है, वो ये बात समझता है और वो इस बात को भी चुनौतीपूर्ण लेता है। वहाँ के लोग भी अब इस बात का विरोध करते हैं। अगर अखंड भारत की बात होती है तो वो भी इसका विरोध करते हैं कि हमें नहीं जुड़ना, हमें नहीं बनना, ऐसे ऐसे बातें जो है आती हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है आरएसएस के लिए। पहला पॉलिटिक्स, दूसरा जो देश अलग हो चुके हैं वहाँ के लोग, वहाँ की बदलती हुई संस्कृति, और अगर देखा जाए तो हमारे देश में रह रहे कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो ज्यादा ही पढ़ चुके हैं लेकिन अपना जो संस्कृति है उसको भूल चुके हैं, वो लोग भी इसका विरोध करते हैं। तो ये सभी लोग आरएसएस के लिए एक चुनौती है अखंड भारत बनाने में। लोग ये नहीं समझते जो अखंड भारत बनाने की जो बात हो रही है ये कोई धार्मिक बात नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये एक सांस्कृतिक बात है। एक टाइम था जब पूरे का पूरा जो इतने देश अलग हो चुके हैं वो सभी भारत के हिस्सा थे। एक मजबूत संस्कृति थी सबकी, वो एकदम अलग हो गई है। उसको दोबारा से उसी रूप में जोड़ना, वो इस बात को नहीं समझते हैं। अगर वो इस बात को समझ जाएं तो वो इसका विरोध ना करें। तो अभी हमने चुनौतियों की बात तो कर ली कि क्या चुनौतियां हैं आरएसएस के सामने, लेकिन आपका सवाल अब भी वही है कि क्या पॉसिबल है आरएसएस के लिए अखंड भारत बनाना या नहीं है? क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है? आरएसएस का मानना है कि अखंड भारत बना सकते हैं और ये काफी लंबी प्रक्रिया है और इसमें समय लगेगा। भविष्य में अगर सभी देशों के बीच में राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से आपस में समझदारी अगर बनती है तो फिर हम अखंड भारत बना सकते हैं और ये हकीकत हो सकता है। लेकिन जैसे अभी हमारे रिश्ते हैं उस अनुसार अगर हम देखें तो भी बहुत समय है और इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने बात की ये सारा हमने आरएसएस का जो अखंड भारत का सपना है उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू देखे, लेकिन अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा आखिर हम एक अखंड भारत बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो दोस्तों हम सभी इंडियंस चाहते हैं कि एक अखंड भारत का निर्माण हो। जो हमारे देश थे, जो हमारे देश के हिस्से थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, और इन सबको दोबारा से जोड़ा जाए। हम चाहते हैं कि एक अखंड भारत बने। लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं कि जहाँ पर एक बात होती है अखंड भारत की, वहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक पढ़ा लिखा इंसान ही इसके विरोध में आ जाता है, एक हिंदू ही आ जाता है इसके विरोध में। अब उनका विरोध करने को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम देखें एक नजरिए से कि जो देश अलग हो चुके हैं, उनकी संस्कृति अलग हो चुकी है, वहाँ मुस्लिमों की ज्यादा जनसंख्या है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। वहाँ पे संस्कृति बदल चुकी है, लोगों के अंदर कोई ऐसी भावना ही नहीं है कि वो अखंड भारत बनाए, भले ही उनकी संस्कृति कभी हमारे भारत की थी। अब वो इसका विरोध करते हैं, वो अखंड भारत नहीं चाहते हैं, तो वो तो अब जुड़ना नहीं चाहते। अगर हम उनको फोर्सफुली वॉर के साथ अगर हम जोड़ना भी चाहें तो मान लिया कि हम वॉर स्टार्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान पे हमने हमला किया, हमारे हालात वैसे भी बिल्कुल सही नहीं रहते, हमेशा कुछ ना कुछ युद्ध का माहौल रहता है बॉर्डर्स पे। अगर हम आगे कुछ करते हैं तो वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन बन जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है कि हम अखंड भारत बनाने की ओर बढ़ सके। अब अगर बात करें हम, सबसे मेन रीजन तो यही है, वो अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुके हैं। उनको अब ऐसे ना हम कह सकते हैं कि आप अखंड भारत बनना, हम वॉर की सिचुएशन बनाना चाहते हैं, समझाने से कोई समझेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी है, वो आप जानते ही हैं क्या है। तो उनको हम समझा नहीं सकते, वॉर के साथ हम जा नहीं सकते, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन जाएगी। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है जो कभी अखंड भारत बनने नहीं देगी। और अब हम अगर इंटरनली बात करें, ठीक है, इंटरनल बात करें, अपने देश के अंदर बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे देश में वही जो मैंने बोला पढ़े लिखे लोग, ज्यादा ही पढ़े लिखे लोग, वो भी इसका विरोध करेंगे। अगर हम देखें तो अखंड भारत बनना शुरू हो गया, मान लो कि उसकी प्रोसेस शुरू हो गई है, तो उसके विरोध में अगर कोई निकल कर आता तो वो पहला हिंदू ही होगा जो इसका विरोध करे, क्योंकि सिंपल सी बात है, हिंदू होकर भी कुछ लोग नहीं चाहते कि अखंड भारत बने। बाकी अगर आप एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उसका मैं कह सकता हूँ हाँ ये पॉसिबल है। अगर देश में सारे हिंदू एकजुट हो जाएं तो हम एक हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। लेकिन अखंड भारत की बात करें तो वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप अखंड भारत के बारे में कुछ और बढ़िया बताना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं।
अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी है तो। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।